सभी को गुड मॉर्निंग। रेखा जी गुड मॉर्निंग। सभी को प्रणाम। सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइए। आज हमारी 16वीं क्लास है और आज हम प्रमुख ग्रंथ जो है आदिकाल के पढ़ेंगे। और जो हम फागुन काव्य पर थे जैनों ने फागुन काव्य की भी रचना की थी, उस पर हमने कल जो क्लास खत्म की थी वहीं से हम शुरू करेंगे। तो फागु काव्य जो होता है वो बसंत और होली के अवसर पर गाया जाता है। ये गीत की तरह गाया जाता है। आज भी देहातों में इसकी परंपरा आपको देखने को मिलेगी। हिंदू धर्म में भी जब आप होली में भी बहुत से गीत गाए जाते हैं, जो कि अलग अलग परंपरा में अलग अलग प्रकार से जैनों में भी है और हिंदुओं में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैन और हिंदुओं का जो है संबंध काफ़ी गहरा है, क्योंकि जैन जो है हिंदू धर्म से ही निकलकर अलग हुआ है। तो हिंदुओं की बहुत सी परंपराएं जैनों में दिखाई देती है, जैसे बसंत ऋतु का होली खेलना या फिर दिवाली मनाना। ये सारी जो है यहाँ पर ही होते हैं, जैनों में भी होते हैं। सभी लोग एक बार आ जाइए। पिंकी जी, रेखा जी, स्नेहा जी, सीमा जी, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो है आज वैलेंटाइन डे भी है, इसलिए सभी को जितने भी आज लोग हैं उनको भी हैप्पी वैलेंटाइन डे। सभी को अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ आप ये दिवस मनाइए। हमारे हिंदी साहित्य में भी जो है प्रेम ही सभी साहित्य की नींव ही प्रेम है, और दुनिया की भी। इस दुनिया को चलाने के लिए प्रेम आवश्यक है। वो प्रेम चाहे आप अपनी पत्नी से करें, प्रेमिका से करें, माता से करें, बहन से करें, भाई से करें, दुनिया में किसी प्राणी पशु पक्षी से करें, लेकिन प्रेम करना आवश्यक है। तो इस दुनिया को चलते चलाए रखने के लिए हिंसा की नहीं, क्रोध की नहीं, द्वेष की नहीं, प्यार की ज़रूरत है। तो आज एक प्यार का दिवस है, वैलेंटाइन डे। पाश्चात्य संस्कृति से आया है, लेकिन हमें हर संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और हर संस्कृति के साथ जो है हमें घुल मिलकर रहना चाहिए। और भारत इसका प्रतीक है। सारी संस्कृतियों का, सारी धर्मों का, सारी जातियों का, सारी भाषाओं का, हर एक संस्कृति का सम्मान भारत में होता है। तो हमें भी इस संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, उसमें जुड़ना चाहिए। और आज ही के दिन के लिए नहीं, आपको हमेशा के लिए जो है सभी से प्यार से बात करनी चाहिए, सभी से स्नेह रखना चाहिए। तो सभी को एक बार फिर से हैप्पी वैलेंटाइन डे। और अभी हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम फागुन काव्य देख रहे थे, और फागुन काव्य में हमने क्या देखा कि हमने आपको बताया था कि जो जैन है उनकी जो है संस्कृति हिंदू धर्म से मिलती है। कैसे? जैसे होली हिंदू धर्म का पर्व है, लेकिन जैनों में भी मनाया जाता है, क्योंकि जैन हिंदुओं से ही अलग हुए थे। जैसे जैनों में अपनी रामायण भी है, तो दिवाली भी मनाई जाती है। दिवाली का अवसर जो है श्री राम जी का अपना 14 साल का वनवास पूर्ण होकर अपनी अयोध्या लौटने पर हम पर्व मनाते हैं दिवाली, दीपों की। तो वो जैनों में भी आपको दिखाई देता है, क्योंकि हमारे जो भारत है, भारत में जो हिंदू जो है एक धर्म ना होकर हमारी जो है परंपरा है, हमारी संस्कृति है। इसलिए हम देखिए, जैन हो, सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, या किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, लेकिन होली और दिवाली वो मनाता ही है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, किसी एक धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। होली दिवाली जो हमारे त्योहार है सारे, ये सभी जो है हमारी सबकी धरोहर है। ये किसी एक जाति, एक धर्म से संबंधित नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, और इस संस्कृति को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यही जो एकता है हमारे अंदर दिखाई देती है कि कोई भी किसी धर्म का हो, लेकिन वो सारे त्योहार जो साथ मिलकर मनाते हैं। तो वही जैनों में आपको दिखाई देगा हिंदू त्योहार आपको मनाते हुए। और जो फागु काव्य है वो कब गाया जाता है? फागु काव्य ऐसे खुशी पर्व पर, जैसे बसंत का पर्व हो गया, होली का पर्व हो गया, ऐसे आदि अवसरों पर जो है ये एक मादक गीत जो है गाया जाता है। और सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ कौन सा है? जिनचंद्र सूरी कृत जिनचंद्र सूरी फागु 1284 ईस्वी में जो है इसका इसे लिखा गया था।
और इसमें जो है 25 छंद है। स्थूली भद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, फागु काव्य ग्रंथों में स्थूली भद्र फागु जो है सबसे अच्छा है, सर्वाधिक सुंदर है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे विरह देसावरी फागु और श्री नेमिनाथ फागु, जिसे राजशेखर सूरी ने लिखा था, इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ है। और बसंत विलास फागु, ये जो है धर्मोत्तर फागु ग्रंथ है, इसमें धर्म का कोई संबंध नहीं। इसके बाद हम रासो काव्य पर आ जाते हैं। रासो काव्य में क्या लिखा जाता है? चरित्र वीरों के। रासो की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? शुक्ल जी ने। और उसे वो रसायन शब्द कहाँ मिला था उन्हें? बिसलदेव रासो में। बिसलदेव रासो के कौन है रचनाकार? देव, पति देव हमने याद किया था, नरपति नाल। ठीक है, ऐसे आपको याद होना चाहिए। रासो काव्य दो रूप में मिलते हैं हमें। रासो काव्य क्या है? दो रूप में मिलते हैं। एक तो प्रबंध एवं वीर गीत, जिसे हम बैलेट्स कहते हैं। दूसरा क्या? प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ है खुमार रासो। खुमार रासो किसका है? दलपति विजय का। जब हम पर खुमार चढ़ता है तो हम दल लेकर विजय करने के लिए टूट पड़ते हैं। कहाँ पर? रणभूमि पर। समर जब शुरू होता है, युद्ध जब शुरू होता है, तो जब हम पर खुमार चढ़ता है तो हम दल लेकर विजय करने के लिए बढ़ते हैं। तो यही ट्रिक है, खुमार रासो, दलपति विजय। और दूसरी का वीर गीत, वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ है बिसलदेव रासो। और बिसलदेव रासो को ही शुक्ल जी ने अलग किया था वीर काव्य में से, क्योंकि उसमें जो है श्रृंगारिक भाग हमें प्राप्त है, बाकी भाग जो है प्राप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने अलग किया है इसे। तो ये आपको सभी को जोड़कर जो है पढ़ना होगा। ठीक है, एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ। सिंह जी सुप्रभात, स्नेहा जी सुप्रभात, लक्ष्मी जी, संजय कुमार जी, सिंह जी, संजय कुमार जी, स्नेहा, सीमा जी, पिंकी जी, लक्ष्मी जी, सभी को, आस्था जी, सभी को प्रणाम। जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे क्लास में सभी को प्रणाम। ठीक है, हम रासो काव्य पढ़ रहे हैं। हम रासो में क्या है? एक कौन से प्रकार में? एक तो प्रबंध मिलता है और दूसरा क्या मिलता है? वीर गीत, जिसे बैलेट्स कहा जाता है। बैलेट्स क्या है? अंग्रेजी की विधा है। जैसे लिरिकल बैलेट्स किसकी है? हमारे सिलेबस में है, जिससे रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी बैलेट्स। ठीक है, तो एक प्रबंध काव्य में क्या आते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रबंध में दो प्रकार आते हैं। प्रबंध में क्या है? दो प्रकार आते हैं। क्या आता है? एक आता है महाकाव्य, और दूसरा क्या आता है? खंड काव्य। इन दोनों को क्या कहा जाता है? प्रबंध। तो रासो काव्य में दो रूप क्या है? एक तो महाकाव्य, खंड काव्य, जिसे प्रबंध कहेंगे हम, एक हो गया। और दूसरा क्या है? वीर गीत। ये दो प्रकार जो है हमें रासो में मिलते हैं। जैसे वीर गीत जो है आप देखेंगे भूषण के इसमें, जब आप आगे पढ़ेंगे रीतिकाल में, तो छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो है भूषण ने वीर गीत लिखे थे, जो कि काफी प्रसिद्ध है। और हर साल जो है वो जयंती पर काफी जोरों शोरों से डीजे के साथ बजाए जाते हैं। तो वही वीर गीत है। तो आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि पहले भी बहुत कॉपीराइट आ चुके हैं हमारे चैनल पर, इसलिए कुछ दिखाएंगे नहीं आपको। तो प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ क्या है? खुमार रासो। खुमार रासो किसका है? दलपति विजय का। जैसे हम पर खुमार चढ़ता है तो हम क्या? दल लेकर विजय करने के लिए टूट पड़ते। और बिसल देव को हमने याद किया था पतिदेव से। किससे याद किया था हमने? पतिदेव से, यानी कि बिसल देव नरपति नाल, यहाँ का देव लिया था और नरपति नाल का पति लिया था। नरपति नाल बिसल देव रासो। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर प्रमुख रासो ग्रंथ
ये आपको याद करने होंगे सभी रासो ग्रंथ। रासो ग्रंथ में क्या होता है, किसी एक चरित्र की, जैसे जैसे पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा की जो है गाथा बताई गई, उसमें उनका शौर्य बताया गया। लेकिन केवल शौर्य नहीं, केवल युद्ध नहीं, उसके साथ श्रृंगार भी है। हर रासो काव्य में एक राजा के शौर्य के साथ, एक योद्धा के शौर्य के साथ उसका श्रृंगारिक रूप, यानी कि उसकी पत्नी के साथ, उसकी प्रेमिका के साथ जो है श्रृंगार का भी एक भाग जो है हर रासो काव्य में आपको विद्यमान दिखाई देता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। तो हम प्रमुख जो है रासो ग्रंथ देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले भी देखा कि प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ कुमार रासो है, और वीर गीत का कौन सा है, बिसलदेव रासो। इसलिए यहाँ पर भी प्रथम कौन है, यहाँ पर प्रथम 9वीं शती में खुमार रासो। खुमार रासो का हमने याद क्या किया था, ट्रिक पतिदेव से याद किया था, नहीं खुमार रासो का नहीं किया था हमने, ये बिसलदेव रासो का। खुमार का क्या किया था हमने, जब हम पर खुमार पर चढ़ता है तो हम दल लेकर विजय के लिए निकल पड़ते हैं रणभूमि पर। कवि की रचना ये 9वीं शती की है, और ये क्या है, प्रबंध काव्य है। काव्य रूप क्या है इसका, प्रबंध। और इसमें संबंधित उल्लेखनीय बिंदु क्या है खुमार रासो के बारे में, चित्तौड़ के नरेश खुमान की वीरता का वर्णन किया गया, इसलिए इस नाम का जो है रचनाओं के साथ जो है जो इसका नायक है उनका ही जो ज्यादातर जो है रचनाओं में शीर्षक भी उन्हीं के साथ है। जैसे पृथ्वीराज चौहान का पृथ्वीराज रासो, उसमें पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में लिखा है, इसलिए ग्रंथ का नाम भी वही है, पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पर भी खुमान जो चित्तौड़ के नरेश थे, यानी कि वहां के राजा थे, उनके ऊपर ही लिखा गया था, तो नाम भी वही खुमान रासो। उनका वीरता का वर्णन किया गया है इसमें। और मेवाड़ के परवर्ती शासकों महाराणा प्रताप सिंह, राज सिंह का वर्णन है। इससे लगता है कि यह रचना 17वीं शती के आसपास की है, किंतु यह बात बाद में जोड़ा गया है। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है, तो काफी बड़ा और काफी मोटा है। लेकिन इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि उसमें मेवाड़ के जो बाद के परवर्ती, यानी कि बाद के, क्योंकि महाराणा प्रताप सिंह और राजा सिंह जो है 9वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ ही नहीं था, उनका 17वीं शताब्दी के आसपास के वो लोग हैं। तो यहाँ पर क्या जाता है कि खुमार रासो को 9वीं शती में दलपति विजय ने लिखा, लेकिन उसी में जो है बाद में 17वीं शताब्दी में जो महाराणा प्रताप और राज सिंह को भी जोड़ दिया गया अंत में। ठीक है, तो ये खुमार रासो के संदर्भ में। तो आपको क्या याद रखना है, चित्तौड़ के नरेश खुमान के वीरता का वर्णन है इसमें, और ये 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ है, इतना याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, 5000 छंदों का है और चित्तौड़ के नरेश के बारे में लिखा गया है। इसके बाद विजयपाल रासो, जो नल सिंह भाट का ही है, नरपति नाल नहीं है, ये नरसिंह भाट है, दूसरे रचनाकार है विजयपाल रासो। इसे याद कैसे करेंगे, सिंह से याद करेंगे, क्योंकि जंगल का राजा क्या होता है, सिंह होता है, और सिंह की हमेशा विजय होती है। तो इससे याद कीजिए, किससे याद कीजिए, नल सिंह को नरसिंह से याद कीजिए। नल सिंह को किससे याद कीजिए, नरसिंह भगवान विष्णु के अवतार। तो उनकी कैसे उन्होंने कैसे उस राक्षस को मारकर अपनी विजय प्राप्त की थी, उस प्रकार से आप याद कीजिए। विजयपाल रासो को नरसिंह से याद कीजिए। विजय हमेशा ईश्वर यानी कि सत्य की होती है, तो विजय किसकी होगी, नरसिंह की होगी। नरसिंह को नरसिंह से याद कर लीजिए। 11वीं शताब्दी। तो आप सभी को नरसिंह भगवान तो पता ही होंगे, विष्णु भगवान क्या अवतार है। तो ये क्या है, वीर गीत है। यह रचना अनुपलब्ध है। विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है, यानी कि तारीफ की गई है उसमें, क्योंकि सारे रासों में जो है वही होता है कि प्रशस्ति करना, अपनी राजा की खुशामदी करना, उनकी वीरता का वर्णन करते हुए क्या करना, बड़ा चढ़ाकर अतिशोक्ति का प्रयोग करते हुए जो है वर्णन करना, वीरता का भी और श्रृंगार का भी। श्रृंगार में जब उनकी पत्नी का वर्णन करना तो उनकी खूबसूरती को बड़ा चढ़ाकर बताना। ये सब कुछ काम आदिकाल में होता था, आज भी होता है। तो ठीक है, 2 रचनाएं हमने देखी। ये 2 रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है।
खुमार को कैसे याद करेंगे? जब खुमार चढ़ता है तो तब दल को लेकर विजय करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसमें कितने हैं? 5000। 5000 क्या है? छंद है। और ये चित्तौड़ के नरेश खुमान पर लिखा गया है। इसमें बाद में महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह के वर्णन भी जोड़े गए जो कि मेवाड़ के थे। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? विजयपाल रासो। इसे कैसे याद किया हमने? नरसिंह भगवान से याद किया। ठीक है, नरसिंह भाट से। ये क्या है? वीर। ये क्या है? प्रबंध है। ये प्रबंध काव्य है, लेकिन ये वीर गीत है। ये इसमें गीत है, इसे गाया जा सकता है, लेकिन ये प्रबंध है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो काफी इंपॉर्टेंट रचना है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी लगे हुए है। इसी का जो है एक भाग, इसी महाकाव्य का एक भाग हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जिसे हम कहते हैं रेवा तट। रेवा तट इसी का भाग है। कौन सा भाग है? कितवा भाग है ये? 27वां सर्ग है। 27वां सर्ग यानी कि 27वां भाग है, या फिर इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? चैप्टर। तो 27वां चैप्टर है, सर्ग है, खंड है, उसका कांड है, जो भी आप कहना चाहे। तो 27वां सर्ग है। वो कवित्व छंद में जो है इसे लिखा गया था। ठीक है। और कुल मिलाकर जो कितने 69 जो है इसमें सर्ग होते हैं। कुल सर्ग, कुल सर्ग। और इसकी रचना कब हुई थी? अगर हम संवत में इसकी रचना देखें तो 1225 संवत में जो है, यानी कि 12वीं शती इसे कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार होगा ये, और हिंदी कैलेंडर के अनुसार अगर देखें हम तो 13वीं चली जाएगी। ये क्या है? प्रबंध काव्य है, डिंगल शैली में लिखी गई है। डिंगल शैली यानी कि राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश। ठीक है। रेवा तट हमारे सिलेबस में इसी का, पृथ्वीराज रासो का। शैली है इसकी प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में कौन सा है? प्रबंध महाकाव्य है, और डिंगल शैली में लिखा गया था। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्रत्येक रासो काव्य में एक तो वीरता है, दूसरा श्रृंगार भी है। श्रृंगार यानी कि प्रेम गीत, प्रेम कहानी अपनी पत्नी के साथ राजा की, ये सारे आपको रासों में मिलती है। इसमें भी वही है, पृथ्वीराज चौहान की वीरता, जैसे उन्होंने मोहम्मद गोरी को कैसे हराया, कैसे उनकी वीरता थी। जैसे कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार की फिल्म भी इन पर आई थी, पृथ्वीराज चौहान जी पर। तो ये सभी जो है पृथ्वीराज रासो में जो लिखा गया है। यही इसी को आधार बनाकर जो है जो भी सारे सीरियल्स बनते हैं पृथ्वीराज चौहान पर, या फिर जो भी हमारे पास जानकारी है, इसी ग्रंथ से आधार को लेकर हमने ली है। ठीक है। यहाँ पर सारे सर्ग के बारे में यहाँ पर लिखा भी गया है पहले से ही। एक मुख्य छंद इसमें क्या है? कवित्व है, छप्पई है, दोहा है, तोमार है, और त्रोट है, फिर गाहा और आर्या। छंद कवि छप्पई छंद के विशेषज्ञ थे। चंद जो है छप्पई चंद यानी कि चंद बरदाई जो कि उनके राजकवि थे, उनके मित्र भी थे, साथ रहते थे। और इसको जो है पूर्ण किसने किया? उनके पुत्र ने किया बाद में। जलहन जो है चंद्र बरदाई के पुत्र थे, उन्होंने जो है इसे पूर्ण किया। और एक बात और है कि सूरदास जो है चंद्र बरदाई से अपना वंश मानते हैं, इनके साथ संबंध है। ऐसा सूरदास जो हमारे भक्ति काल में कवि आते हैं, वो इन्हीं की परंपरा, इन्हीं की जो है वंशावली में आते हैं, ऐसा उन्होंने अपने ग्रंथ में कहा था। तो ये उनका छप्पई छंद के विशेषज्ञ उन्हें किसे माना जाता है? चंद्र बरदाई को। और ये डिंगल शैली में लिखे गए प्रबंध काव्य, इसी का एक पार्ट हमारा 27वां सर्ग रेवा तट हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। पहली कविता वही है हमारी। इसके बाद हम बढ़ते जयचंद्र प्रकाश पर। जयचंद्र प्रकाश
जिनका जिनका नाम है जयचंद्र प्रकाश और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार और जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि। इन दोनों की क्या है, रचना का समय एक ही है, 12वीं शताब्दी। और लेकिन ये जो है जयचंद्र प्रकाश क्या है, वीरगीत है, वीरगीत प्रबंध है, और जय मयंक जसचंद्रिका जो है प्रबंध काव्य है। इन दोनों रचनाओं में जो है कन्नौज के सम्राट जयचंद्र के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित किया जाता है, क्योंकि ये हमें मिलते नहीं है, तो नाम से जो है अनुमान लगाए गए हैं। दोनों ग्रंथ अप्राप्य है, यानी कि हमें मिले नहीं है दोनों, किंतु सिंघल दयाल दासकृत राठौड़ारी ख्याति में इनका उल्लेख है। राठौड़ारी ख्याति में जो है इनका इन दोनों रचनाओं का उल्लेख है, वहीं से जो हमने ये रचनाओं को लिया गया है। इसके बाद है परमाल रासो, जिसकी रचनाकार है जगनिक। परमाल रासो जगनिक की है, 13वीं शताब्दी में, वीरगीत है ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? किसी को इसमें प्रॉब्लम है? हमारी जो हमने इतनी जो रचनाएं पढ़ रहे हैं, हमने 4 रचनाएं पढ़ी। पहली है कुमार रासो, जब हम पर खुमार चढ़ता है तो हम दल लेकर विजय करने निकल जाते हैं। फिर विजयपाल रासो को हमने नरसिंह से याद किया था। विजय हमेशा सत्य की होती है, ईश्वर की होती है, तो नरसिंह से नल सिंह भाट को याद किया था विजय। और फिर पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, ये तो आप सभी को पता ही है। चंद्रबरदाई काफी प्रसिद्ध रचनाकार है, प्रसिद्ध रचना है, इसे याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि आपको याद ही होगा। और जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार और जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि, ये 2 कवियों ने एक ही व्यक्ति पर लिखी थी। ये जय कन्नौज के सम्राट थे जयचंद, उनके शौर्य और पराक्रम की गाथा इनमें है। और ये दोनों ग्रंथ हमें नहीं मिलते, जिनकी रचना 12वीं शताब्दी में की थी। इसके बाद हमने परमाल रासो पढ़ा, जो कि जगनिक की रचना है, 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ये वीरगीत है। ये महोबा के राजा परमाल देव के 2 वीरों आला और उदय सिंह की वीरता का वर्णन है। तो परमाल, यहाँ पर देखिए नाम परमाल रासो है, लेकिन इसमें वर्णन परमाल का नहीं है। आला और उदल जो कि उनके वीर थे, उनके वीर सैनिक थे, उनके बारे में जो है परमाल रासो में लिखा गया। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आलाखंड के नाम से गाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश जो है, ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी राज्य है भारत में एक। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु, जहाँ जब बारिश होती है, तब आलाखंड को जो गाया जाता है, इसी का परमाल रासो में जो आलाखंड है उसको गाया जाता है। केंद्र बेसवाड़ है, केंद्र क्या है इसका, बेसवाड़। और फरुखाबाद, ये सारे यूपी के शहर है। कि तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 में इसे प्रकाशित करवाया था। तो ये रचना पहले से ही मौजूद थी, लेकिन इसे अच्छे कागज में प्रिंटिंग में जो है अंग्रेजी अफसर जो कलेक्टर थे तब के, उन्होंने जो है प्रकाशित करवाया था। फरुखाबाद के कलेक्टर थे वो, चार्ल्स इलियट, उन्होंने जो है 1865 में इसको प्रकाशित करवाया था। किसको? परमाल रासो को। जगनी की रचना है, और इसी रचना में से आलाखंड को गाया जाता है उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में। ठीक है, इसके बाद है रनमल चंद। रनमल चंद जो है श्रीधर की रचना है, 14वीं सदी की है, वीरगीत है ये, 14वीं सदी की वीरगीत। इसमें क्या है, ईडर के राठौड़ राजा रणमल की पाटन की सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का वर्णन है। तो इसमें रणमल, जो राजा रणमल है, उनकी विजय के बारे में जो है इसमें श्रीधर ने वर्णन किया है, क्योंकि रासो ग्रंथ ऐसे ही होते हैं जिसमें विजय की बात की जाती है। तो इसमें भी जो रणमल राजा ने जो विजय प्राप्त की थी उसके बारे में ही श्रीधर ने लिखा है, रणमल चंद में। ठीक है,
इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शारंगधरकुट हमीर रासो जो रचना है, शारंगधरकुट हमीर रासो जो रचना है वो 14वीं सदी यानी कि रणमल छंद के साथ ही उसी शताब्दी में लिखी गई थी। बी रासो काव्य है जो कि अनुपलब्ध है। हमीर रासो भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आदिकाल के बहुत से जो रचनाएं उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध भी है तो अर्ध प्रमाणिक है, प्रमाणिक नहीं है। कुछ रचनाओं में जो है मिलावट हमें मिलती है, कुछ रचनाओं में बाद में कुछ जोड़ा गया है। तो ये सारी बातें है इनके साथ। आगे बढ़ते विद्यापति पर। विद्यापति काफी महत्वपूर्ण है हमारे सिलेबस में, महत्वपूर्ण कवि है आदिकाल के। विद्यापति की दो रचनाएं कीर्तिलता और कीर्तिपताका। कीर्तिलता और कीर्तिपताका के दोनों के बारे में जानकारी समय की इन दोनों के बारे में है कि 14वीं सदी का अंत या 15वीं सदी का आरंभ इन दोनों का समय है, कीर्तिलता और कीर्तिपताका। ये क्या है? प्रबंध है पूर्वी अपभ्रंश, क्योंकि हमने बताया था कि विद्यापति कहाँ के? बिहार के हैं और उन पर पूर्वी बोली का प्रभाव है। बिहार राज्य के है, ठीक है। तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन। तो कीर्तिलता कीर्तिपताका में कि कीर्ति सिंह नाम के जो राजा थे उनके पिता का बदला जो है उन्होंने लिया था, उसके बारे में इस रचनाओं में जानकारी है। कीर्तिलता में ऐतिहासिक महत्व जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन है। इसमें ऐतिहासिक महत्व क्या है कि जौनपुर कहाँ पर है? जौनपुर है यूपी में। कवि ने इसे स्वयं कहानी कहा। क्या कहा? कहानी यानी कि स्टोरी। स्वयं इसकी भाषा को अवहट का, अवहट क्या है? अपभ्रंश का परवर्ती रूप, यानी कि अपभ्रंश के बाद जो भाषा हमारी आई घिसकर वो है अवहट। इसकी रचना भृंगी संवाद में है। और दूसरी क्या है? कीर्तिपताका, जो कि हमने देखा था कि कीर्तिपताका क्या है? यह अप्राप्त है। तिरहुत के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति इसमें लिखी गई है। तो ये दोनों राजा का संबंध जो है कीर्ति सिंह के बाद की शिव सिंह होंगे, क्योंकि कीर्तिलता के बाद कीर्तिपताका, उन कीर्ति की पताका जो आगे लेकर, पताका का अर्थ है ध्वज, यानी कि उत्तराधिकारी। कीर्ति पताका का अर्थ क्या है कि कीर्ति सिंह के उत्तराधिकारी, उनकी पताका लेकर आगे बढ़ने वाले। तो ये ग्रंथ हमें क्या है? अप्राप्त है। जैसे हमें कीर्तिलता कहाँ मिली थी? नेपाल के राष्ट्रीय संग्रहालय में मिली थी, ठीक है। कीर्तिलता हमने याद किया था, राष्ट्रीय नेपाल संग्रह जो था उसमें जो है हमें ये कीर्तिलता रचना मिली थी। इसके बाद रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में, तो रासो शब्द की उत्पत्ति किसने मानी, किस उसका मूल शब्द क्या था, ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस साइड प्रस्तोता है और इस साइड मूल शब्द है। गारसा दत्तासी सबसे पुराने हिंदी का पहला इतिहास इन्होंने लिखा है, गारसा दत्तासी ने, फारसी भाषा में। इस्तवारदा लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, गारसा दत्तासी की। इन्होंने क्या माना है? रासो का शब्द का उत्पत्ति क्या है? रजसूया, इस शब्द से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है गारसा दत्तासी ने। हरप्रसाद शास्त्री ने किससे माना? राजयश, इसी शब्द से रासो शब्द निकला होगा, ये हरप्रसाद शास्त्री मानते। और आचार्य राम शुक्ल जो कि इंपॉर्टेंट है सभी सब में, इन्होंने क्या है? रसायन से रास और या रासो शब्द, और ये शब्द उनको कहाँ मिला था? बिसल देव रासो में। विशल दो रासों में रसायन शब्द से रास शब्द मिला है, वहीं से रासो काव्य की उत्पत्ति उन्होंने मानी है, ये हमने पढ़ा भी है। और यहाँ पर देखिए नंद दुलारे वाजपेयी किसके शिष्य है? मैंने आपको पहले भी बताया था, नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल जी के शिष्य है ये, जिन्होंने छायावाद पर काम किया है। किसके शिष्य है ये? रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद पर आकर अपना इतिहास ग्रंथ समाप्त किया था। उसके बाद थोड़ा फुटकल काव्य उन्होंने लिखा, आगे वाला दिनकर को बच्चन को जो रखा एक पेज में, लेकिन छायावाद तक उन्होंने सुव्यवस्थित रूप से लिखा है शुक्ल जी ने। और उसको ही छायावाद को जो आधार बनाकर
नंद दुलारी वाजपेयी ने काफी काम किया, जो कि शुक्ल जी के ही स्टूडेंट थे, छात्र थे, शिष्य थे। और उन्होंने किससे माना है? रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। रास से रासो, ठीक है। और इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में। एक तो शुक्ल हो गए, दूसरे द्विवेदी। इन्होंने क्या माना? रासक, जिसे उपरूपक, रासक या उपरूपक जिसे कहा गया है, उससे उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी। फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी में क्या आपको मिलता है? रामस्वरूप चतुर्वेदी में आपको शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों के जो विचार मिलते जुलते आपको इसमें मिलते हैं। किसमें? रामस्वरूप चतुर्वेदी में। ऐसा लगता है कभी कभी यही रामस्वरूप चतुर्वेदी जिनके कथन आपको कभी कभी लगते हैं कि शुक्ल जी की है, तो यही है वो। इन्होंने किस शब्द से माना है? रासू का रस, रासू का रस जो है, इससे उन्होंने उत्पत्ति मानी है। इसके बाद दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने जो रासक शब्द से है उत्पत्ति मानी। माता प्रसाद गुप्त ने भी रासक शब्द से उत्पत्ति मानी। और गणपति चंद्र गुप्त रासक से रास और रासू से रासो, ऐसे जो है शब्द जो बदलते गए, ऐसे गणपति चंद्र गुप्त मानते। तो आपको याद क्या रखना है? इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है शुक्ल जी का कथन कि रसायन शब्द से उत्पत्ति मानी है रासो की। रसायन से रास और रास से रासो हो गया। और इसकी प्रमाण क्या देते हैं शुक्ल जी? विशल देव रासो में ये शब्द में हमें मिलता है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कथन है। उसके बाद आपको रासक याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाकी आप छोड़ सकते हो। गारसादा तासी को एक बार याद रखिए, राजसूय जो है गारसादा तासी ने कहा था, इतना याद रखिए। शुक्ल जी को याद कीजिए, गारसादा तासी को और हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और गणपति चंद्रगुप्त को भी आप याद रख सकते हैं। उन्होंने 4 भागों में जो है विकास बताया, रासक, रास, रासा, रासु और रासो, ऐसे जो है शब्दों के परिवर्तन होते गए। इसके बाद पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, इसको जाली किसने कहा है? जल्दी बताइए। ये पूरा का पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। किसका कथन है? ये ग्रंथ पूरा का पूरा जाली है। किसने माना? तो पृथ्वीराज रासो में क्या है? सबसे पहले मिश्र बंधुओं का कथन हम पढ़ेंगे। मिश्र बंधु ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को ही कहा जा सकता है। ये हमने पहले आपको प्रश्न पूछा था, जिसमें बहुत से स्टूडेंट ने जो है गलत किया था। प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को और प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। और ये कथन मिश्र बंधुओं ने भी कहा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को ही कहा जा सकता है। आचार्य शुक्ल ये यानी कि चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। देखिए, शुक्ल जी ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये शुक्ल जी ने लिखा था, क्योंकि उनके पूर्व में जितने भी आलोचक थे उन्होंने ये माना था, और वही मान्यता शुक्ल जी ने अपना ली। ठीक है, लेकिन शुक्ल जी ने क्या कहा? ये दोनों बातें कहने के बाद उसके आगे लिखा शुक्ल जी ने कि वास्तव में ये पूरा ग्रंथ जाली है। तो शुक्ल जी ने जाली भी कहा है, शुक्ल जी ने ये भी कहा है कि इनको महाकवि माना जाता है, इनकी रचना को महाकाव्य माना जाता है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। महाकवि माना चंद्र बरदाई को, महाकाव्य माना उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को, लेकिन पृथ्वीराज रासो को जाली भी कहा शुक्ल जी ने। और मिश्र बंधु ने भी इनको प्रथम महाकवि माना है। मिश्र बंधुओं ने माना है, आचार्य शुक्ल ने भी माना है। इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी के कौन सी इतिहास ग्रंथ है? जल्दी बताइए, इनका कौन सा इतिहास ग्रंथ है? रामस्वरूप चतुर्वेदी पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर
इसमें निखर कर आया है। तो देखिए, जो रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो भाषा है ना, उसमें आपको जो शुक्ल जी के जो है, आपको लगेगा कि शुक्ल जी ने तो नहीं कहा, क्योंकि इनकी भाषा पर शुक्ल जी और द्विवेदी जी का आपको प्रभाव दिखेगा, लेकिन इनके शब्दों में संवेदना ये शब्द बार बार आता है, संवेदना। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम भी संवेदना है। हिंदी साहित्य के इतिहास संवेदना का विकास जो है, ये संवेदना शब्द से आपको याद करना है, क्योंकि इनके ग्रंथ के नाम में भी संवेदना आता है। इसके बाद बच्चन सिंह का यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। तो देखिए, बच्चन सिंह हमेशा उल्टा सुल्टा बातें करते रहते हैं, सबसे अलग। अभी उन्होंने राजनीतिक महाकाव्य कह दिया। अब ये प्रश्न आएगा परीक्षा में कि हिंदी का प्रथम राजनीतिक महाकाव्य कौन सा है, या फिर पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य किसने कहा। तो ये सब काम बच्चन सिंह ने किए हैं। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। क्या है त्रासदी? त्रासदी को क्या कहते हैं हम? दुखांत। दुखांत क्या होता है? यथार्थ से मिला हुआ। जो हमारी दुनिया जो हमें दिखती है सुंदर, लेकिन उसमें काफी त्रासदियां हैं, दुखांत है। सत्य हमेशा कड़वा होता है, सत्य सुंदर नहीं होता, सत्य कुरूप होता है। सत्य क्या होता है? कुरूप। पहचानोगे तो उसमें आपको त्रासदी, दुखांत दिखेगा। और दुखांत नाटक ही सर्वश्रेष्ठ नाटक होते हैं, या फिर काव्य होते हैं। तो बच्चन जी ने क्या कहा है? ये बच्चन जी कौन से है? बच्चन सिंह है। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कथन है। इसको जो है आप लिखकर जो दीवार पर चिपका दीजिए स्टिकी नोट के साथ, या फिर आपकी कॉपी में लिख लीजिए। बच्चन सिंह ने राजनीतिक महाकाव्य किसे कहा है? पृथ्वीराज रासो को। किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई कौन है? हिंदी के प्रथम महाकवि। और पृथ्वीराज रासो क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य। लेकिन शुक्ल जी क्या मानते हैं? इसे जाली मानते हैं। ठीक है। और त्रासदी के बारे में किसने वर्णन किया? प्रथम राजनीतिक, यह एक राजनीतिक महाकाव्य और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, बच्चन सिंह। ये भी आपको याद करना होगा। इसमें रासो काव्य के साथ साथ चरित्र काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। दृष्टिगोचर होते हैं यानी कि एक तो रासो परंपरा, रासो काव्य में क्या होता है? वीरता का वर्णन होता है रासो काव्य में, साथ साथ चरित्र काव्य, क्योंकि पृथ्वीराज के चरित्र के बारे में, वो कौन थे, उनका जीवन कैसा बीता, उनकी पत्नी कौन थी, साथ ही साथ उनके साथ कौन काम करते, ये सारा कुछ चरित्र काव्य में। और कथा और आख्यान की उनके उनमें स्टोरियां भी है, जैसे वो रेवा तट पर जाते हैं, वहां पर वो कथाएं भी आती है उनकी, स्वर्ग से जो है हाथी उतरे थे, ये वो जो दंत कथा है वो भी उसमें वर्णित है। तो कथा काव्य भी और आख्यायिका भी उसमें सम्मिलित है। तो काफी अच्छा ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का। इसका सबसे बड़ा सर्ग जो है कन्नवज युद्ध है। कन्नवज युद्ध है। इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जाता है। मूल कथानक भी इसे माना जाता है। कैमास वध नामक खंड में मंत्री कैमास के कामाद हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज का उसका वध करने का कथानक वर्णित है। तो ये जो उनके मंत्री थे वो जो है कामांध हो गए थे, मतलब काम में अंधे हो गए थे। तो इसी कारण से जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है ऐसे बेकार आदमियों को, जो इस काम के नहीं है मंत्री, इसलिए उनका वध कर दिया। पृथ्वीराज रासो का रचना काल और मूल स्वरूप सर्वाधिक विवादित है। सर्वाधिक विवादित क्यों है? क्योंकि शुक्ल जी ने एक बार कह दिया जाली तो हो गया इसी पर विवाद। तो बहुत से लोग आकर कहने लगे कि प्रामाणिक है, कुछ लोग कहने लगे अर्ध प्रामाणिक है। लेकिन शुक्ल जी ने एक बार कह दिया कि पूरा जारी है, तो इसके कारण ही जो है सबसे बड़ा विवाद शुक्ल जी ने कर दिया, क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से नकारा है इतनी बड़ी रचना को, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसको जाली कहने पर विवाद तो होगा ही, क्योंकि हम इसे प्रथम महाकाव्य कहते हैं हिंदी का। और शुक्ल जी जो कि सबसे बड़े आलोचक है हिंदी के, उन्होंने जाली कह दिया तो विवाद तो बड़ा होता ही है। तो यहाँ पर देखिए विवाद में कौन कौन शामिल हो गया है। यहाँ पर ऐसे विवाद करने में बहुत मजा आता है।
जिन्हें भी बात करने में मजा आता है वो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो प्रामाणिक किसने माना कि ये वास्तव में जो रचना है पृथ्वीराज रासो, उसको प्रामाणिक किसने माना, यानी कि सच्ची है ये, इसमें कुछ झूठ नहीं है। तो मिश्र बंधु पुराने हैं, श्याम सुंदर दास, इन दोनों की आपको याद करना है। ये नीचे वाले को भूल जाओ, छोड़ दो इनको, इन दोनों को याद रखो, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास। मिश्र बंधु शुक्ल जी के पूर्व के है, कभी क्रम में आए तो शुक्ल जी के बाद में मत लगा देना मिश्र बंधु को। और श्याम सुंदर दास नागरिक प्रचारणी सभा से इनका संबंध है, बड़े विद्वान थे। कौन? श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु। और जो पंचमाक्षर जो है इसकी प्रस्तावना भी इन्हीं ने दी थी, पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार। इसलिए हम अभी हिंदी को जो है, अभी देखिए हम हिंदी को कैसे लिखते, पहले कैसे लिखते थे, हिंदी को पहले हम ऐसे लिखते थे हिंदी, लेकिन श्याम सुंदर दास ने जब प्रस्ताव दिया कि हिंदी की जो अनुस्वार पंचमाक्षर हो उसे अनुस्वार की जगह लगाओ, तो अब जो है हम हिंदी ऐसे लिखते हैं। भाषा को सरल करने का काम किया है इन्होंने। तो ये काम भी इन्हीं का ही है, जो हम पहले ऐसे हिंदी लिखते थे उसे आज हम ऐसे हिंदी लिखते हैं। तो प्रामाणिक में कौन है? दो है महत्वपूर्ण, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास। उसके बाद कौन है? मोहनलाल, विष्णुलाल पांडे और कर्नल टाड। ये जो 5 लोग हैं उन्होंने इसे प्रामाणिक माना। लेकिन अर्ध प्रामाणिक यानी कि आधा प्रामाणिक है आधा नहीं है, आधा झूठ है आधा सच है, बीच के लोग हैं ये। तो बीच में कौन है? इसमें इंपॉर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन है? मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास इंपॉर्टेंट है। अर्ध प्रामाणिक में किसने माना? मुनि जीन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, और दशरथ ओझा ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अप्रामाणिक यानी कि पूर्ण रूप से जाली किसने माना? डॉक्टर बूलर ने, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? डबल स्टार रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने पूरी तरह से जाली माना। और किसने माना? बूलर ने भी पूरी तरह से जाली माना। उसके साथ किसने माना? मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 इंपॉर्टेंट लोग हैं। डॉक्टर बूलर और रामचंद्र शुक्ल ने पूरी तरह से जाली माना, अप्रामाणिक माना। अर्ध प्रामाणिक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने और दशरथ ओझा ने माना। और प्रामाणिक जो है मिस्टर बंधु और श्याम सुंदर दास। जिनके सामने मैंने जो है स्टार बना दिया है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, ज़्यादा याद करने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सिलेबस हमारा काफ़ी बड़ा है, आकाश गंगा जैसा। इसका आदि भी नहीं है अंत भी नहीं है हिंदी साहित्य का। इसलिए ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट जानकारी जो परीक्षा में आएगी उसे ही याद कीजिए। ठीक है, मैं एक बार सभी पर स्टार लगा देता हूँ, जिससे आप ये एक बार इस तस्वीर को दिमाग में डाल दीजिए। इसको फोटो इसका फोटो लीजिए। कहाँ पर? मोबाइल में नहीं, आपके दिमाग में। आपके दिमाग में भी एक मेमोरी होती है, फोन में मेमोरी जैसी है ना। कितनी होगी? 32 GB की होगी, 256 की होगी, 500 GB की होगी, 1 TB की होगी। लेकिन आपके दिमाग में जो मेमोरी है उसकी कोई सीमा नहीं है। वो TB टेराबाइट के आगे बहुत बड़ी है, वो उसकी कोई सीमा ही नहीं है आपकी मेमोरी की। तो वो अच्छा काम है, वहाँ पर रखिए, वहाँ पर बहुत जगह है। वहाँ पर जो आपने वैलेंटाइन डे के गाने रखे हुए हैं उसे आज डिलीट करके वहाँ पर जो है इसको रखिए, इस गीत को रखिए। ये भी एक तो गीत है, ये भी तो एक सुंदरी है। इसको आप समझिए कि ये आपकी प्रेमिका है, और इस प्रेमिका को जो है, जैसे प्रेमिका का फोटो आपके दिमाग में छपा हुआ है उसी तरह से इसको भी छपा लो। प्रामाणिक में कौन है? मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास। अर्ध प्रामाणिक में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा।
और अप्रामाणिक में कौन है? डॉक्टर बुलर और रामचंद्र शुक्ल। तो इसको फोटो जो है छाप लीजिए आप। जैसे आपके प्रेमी का जैसे फोटो आप छाप लेते हो, उसकी व्हाट्सएप की डीपी, फेसबुक की डीपी 10-10 बार दिन में जाकर देखते हो या नहीं? डीपी कौन सी लगाई है उसको जूम करते हो, जूम करके देखते हो। तो इसको भी जूम करो, यूट्यूब पर ऑप्शन है, इसको जूम कर सकते हैं आप। उसको स्क्रीन को टेढ़ा कीजिए और इसे पिंच कीजिए, ऐसे दोनों बोटों से, 2 उंगलियों से जो है दबाकर खींचिए तो बड़ा हो जाएगा। पूरी पीपीटी जो है बड़ी हो जाएगी। इसको जूम करके देखिए, जैसे आपकी प्रेमी को देखते हो, आपके बॉयफ्रेंड को जैसे आप जूम करके देखते हो, उसी प्रकार से मिश्र बंधु को भी एक बार जूम करके देखिए। श्याम सुंदर दास को भी जूम कीजिए, शुक्ल जी को जूम करके देखिए। शुक्ल जी क्या लिख रहे हैं देखिए, जाली कह रहे हैं। किसको जाली कह रहे हैं? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, अच्छा, सभी लोग जो याद करके रखे। सिंह जी ने भी मेमोरी में इंस्टॉल कर दिया, रेखा जी ने, आस्था जी ने, रजनीश जी ने। रजनीश जी नो सर कह रहे, क्यों, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अरे सर, अभी अभी सबको शांत नहीं बैठाएंगे आप। जैसे कि आज बोला कि आज वैलेंटाइन डे है, कोई बात नहीं, वैलेंटाइन डे है ना आज, तो आपकी आपकी प्रेमिका हम दिखाते हैं, सभी की प्रेमी प्रेमिका भी दिखाते हैं, एक बार जोड़ा, एक बार जो है जोड़ा दिखा देते हैं। यही है आपका जोड़ा ऐसा, ये अपने क्लास क्लास का लड़का और ये बुग्गा बुग्गी। तो आज क्या है? प्रेमी प्रेमिका दिवस। और जो क्लास में मस्ती करेगा उसे हम ऐसे बेंच पर जो है खड़ा कर देंगे, टेबल पर। जो भी लड़का होगा और लड़के को यहाँ पर खड़ा कर देंगे, ब्लैक बोर्ड पर, जब तक क्लास शुरू नहीं हो जाती। मतलब अगर आप उत्तर नहीं दोगे, कल पूछ रहे थे ना मुर्गा कैसे बनाएंगे सर क्लास में, तो ऐसे जो भी लड़कियां होंगी उनको हम ऐसे बेंच पर खड़ा कर देंगे, ठीक है, और लड़कों को ऐसे ब्लैक बोर्ड के ऊपर खड़ा कर देंगे सीधा। तो सभी का ध्यान यहाँ पर टाइम पर होगा कि टाइम कब खत्म होगा। 12 बजेंगे, हम घर जाएंगे, ठीक है। तो 12 बजने का इंतजार मत कीजिए, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए क्लास में। 12 बजे तो समझ गए कैसे खड़ा करूंगा सभी को बेंच पर। तो एक बार इसे रिवीजन कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये परीक्षा में आएगा, किसने प्रमाणिक माना है, किसने अर्ध प्रमाणिक माना है। अगर ये आ गया तो आपके दो मार्क्स फिक्स हो जाएंगे परीक्षा में। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान देना है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे मैंने रखा ही नहीं है, कट ही कर दिया है। तो इसे एक बार और जो है याद कीजिए। मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास क्या प्रामाणिक मानते हैं, अर्ध प्रामाणिक कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसको कैसे याद करेंगे? शुक्ल जी के जो कथन है उनको क्या किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तर्कों के साथ खंडित किया था। अगर शुक्ल जी कहते हैं जाली है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कैसे कहेंगे जाली है? दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में है ना। विरुद्ध ऐसे नहीं है, लेकिन वो प्रमाण के साथ जो है, प्रूफ के साथ जो है बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने खंडन किया जो बातें गलत थी। तो यहाँ पर से आपको याद रखना है कि शुक्ल जी ने अप्रामाणिक माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी थोड़ा झिझक के साथ कहा है कि अर्ध प्रमाणिक तो है ही, थोड़ा सा प्रूफ है इसमें, पूरी तरह से जाली मत कहो शुक्ल जी। लेकिन मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास ने तो पहले से ही बोल दिया कि सब कुछ चंगा से, सब चंगा से, क्या है, सब ठीक है। और क्या कहा? प्रामाणिक कहा। और बूलर और रामचंद्र शुक्ल को याद रखना है कि इन्होंने जाली कहा है। और ये भी याद रखना है कि हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? चंद्र बरदाई। और प्रथम
महाकाव्य है कौन सा? पृथ्वीराज रासो। रचना काल क्या है इसकी? 12वीं शती। ठीक है। अच्छा अच्छा रेखा जी, ठीक है। ठीक है, एक बार सभी लोग जो है याद कीजिए इसे। सभी को याद हो गया? कल प्रश्न पूछूंगा, अगर जो प्रश्न जिनका जिनका नहीं होगा उनको जो है मैं बेंच पर खड़ा कर दूंगा। लड़कों को तो मैं जो है अगली बार वो जो घड़ी लटकी हुई है ना दीवार दरवाजे के ऊपर, उस पर ही लटका दूंगा। ठीक है, बेंच पर खड़ा करूंगा या फिर ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही, ग्रीन बोर्ड के ऊपर ही, फिर नीचे उतरने का कोई रास्ता ही नहीं है। कल पूछूंगा प्रामाणिक कौन है, अर्ध प्रमाणिक कौन है और अप्रमाणिक किसने माना है। ये सारी बातें जो है मैं आपको पूछूंगा। और ये आपको याद रखना है, मिश्र बंधुओं ने भी जो हिंदी का महाकवि माना, शुक्ल जी ने भी हिंदी का प्रथम महाकवि माना किसको? चंद्रबरदाई को। दोनों के कथन हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी का संवेदना वाला कथन, संवेदना शब्द से याद रखना है। और राजनीतिक महाकाव्य, दूसरे शब्दों में राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी, इंपॉर्टेंट कथन है बच्चन सिंह का, ये भी याद रखना है आपको। इसमें क्या है? चरित्र काव्य, कथा काव्य और आख्यान, इनका भी मिश्रण मिलता है रासों के साथ। और ये हमने ये पढ़ा था यहाँ पर रासो शब्द की उत्पत्ति। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट एक दो ही लोग हैं। जैसे कौन है इसमें? शुक्ल जी इंपॉर्टेंट है, रसायन शब्द से उत्पत्ति मानते हैं। और उसके बाद कौन इंपॉर्टेंट है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त। ये जो लोग हैं इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों को छोड़ दो। और एक ग्रेयर्सन ने गारसा दादासो को याद कर लो, क्योंकि वो प्रथम भी है, पुराने हैं। इनको याद कर लो, बाकी को छोड़ दो। ये माता प्रसाद गुप्त, दशरथ शर्मा को, नंद दुलारी वाजपेयी को, हरप्रसाद शास्त्री को जो है छोड़ दो आप। और कीर्ति लता कीर्ति पताका पढ़ी है हमने। कीर्ति पताका हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन कीर्ति लता हमारे पास है। ये हमें नहीं मिली, लेकिन कीर्ति लता मिली। किसकी है ये? कीर्ति सिंह जो राजा थे उनके चरित्र पर लिखी गई है, विद्यापति ने लिखी है। विद्यापति की भाषा क्या है? पूर्वी अपभ्रंश है। क्यों है पूर्वी? क्योंकि आपको जो इंडियन मैप भी दिखाया था, बिहार कहाँ पर आता है? भारत के पूर्व में आता है। तो पूर्वी अपभ्रंश किसकी है? विद्यापति की। विद्यापति कहाँ के थे? बिहार के थे, बिहार राज्य के। इससे पहले हमने रणमल छंद को पढ़ा, जो कि श्रीधर की है, और परमार रासो जगनिक की है। और ये शारंगधर कुर्त हमीर रासो। हमीर रासो को शारंगधर कुर्त किसने माना है? कल पढ़ाया था, जल्दी प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमीर रासो को शारंगधर कुर्त किसने माना है? क्योंकि ये किसी इस रचना के रचनाकार हमें नहीं मिलते, लेकिन एक बड़े आलोचक ने शारंगधर को हमीर रासो का रचनाकार माना है। कल पढ़ा था हमने, किसने माना है? हमीर रासो के साथ शारंगधर का नाम कौन जोड़ते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। अच्छा, सिंह जी को लटका देना है। अच्छा, शेर शिकार करना अब नहीं भूलता सिंह जी। अच्छा अच्छा, ये बताइए शारंगधर हमीर रासो, हमीर रासो के रचनाकार शारंगधर है, किसने माना? कल की क्लास में पढ़े थे हम। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, वरना सबको मैं खड़ा कर दूंगा टेबल पर। शारंगधर खुद हमीर रासो को किसने माना था? शुक्ल जी ने। लक्ष्मी जी का ध्यान है क्लास में, बाकी लोगों का ध्यान नहीं है शायद। निधि जी ने भी दे दिया, शुक्ल रेखा जी ने भी उत्तर दे दिया। आचार्य शुक्ल ने ही माना है हमीर रासो जो ग्रंथ है शारंगधर का है। ठीक है। इससे पहले हमने पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का, जिसको उनके पुत्र ने जो पूरा किया था। जलहन जो उनके पुत्र का नाम था,
12वीं शती की जो है रचना है, ये डिंगल शैली में लिखी गई है। ठीक है, किताब में गलत लिखा गया है, किताब में पिंगल लिखा गया है, डिंगल शैली में लिखी गई है। राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश है ये। और ये क्या है? प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में क्या है? ये प्रबंध महाकाव्य है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रबंध के दो प्रकार होते हैं, एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। तो ये कौन सा प्रबंध काव्य है? महाकाव्य है ये, क्योंकि काफी बड़ा है। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? जय चंद्र प्रकाश, जो कि भट्ट केदार का है, और जय मयंक जस चंद्रिका। चंद्रिका कैसे? मधु से याद कीजिए, मधुकर। चंद्र कैसा आता है? मधुकर, प्यारा। तो इससे याद कर लीजिए, मधुकर कवि। और इससे पहले हमने कुमार रासो की ट्रिक क्या थी? दल लेकर विजय करने के लिए निकल पड़ते हैं जब खुमार चढ़ता है हम पर। इसमें कितने छंद है? 5000 छंदों की एक मोटी किताब, बड़ी विशाल महाकाव्य है ये। और इसके बाद विजयपाल रासो, नरसिंह भाट, नरसिंह से याद किया था हमने। कल अगर मैं प्रश्न पूछूंगा इस पर, तो सभी को जो उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, अभी जितने भी स्टूडेंट है, एक बार सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को जो है लाइक कीजिए, सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट जो है, हमारे स्टूडेंट काफ़ी कम स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट जो है कमेंट करते हैं हमारे क्लास पर। तो ये जो सभी लोग जो है कमेंट किया कीजिए क्लास में। तो आज की क्लास जो है यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो जल्दी कमेंट कीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो। क्या हुआ जमाल जी, आप रो क्यों रहे हैं? अच्छा, हाँ सिंह जी, आप काफ़ी कमेंट करते हैं। तो ठीक है, अभी किसी को डाउट हो तो एक बार कमेंट कीजिए। और जो है पीपीटी कलर के बारे में जो है मैंने पूछा था कल, सिर्फ रेखा जी ने जो आंसर किया था इसका, बाकी जो है किसी स्टूडेंट ने नहीं किया था। ये पीपीटी का कलर हमने चेंज किया है, ये आपके लिए ठीक है या फिर पुराना वाला ही ठीक है? कुछ फीडबैक आपको देना होगा क्लास में, जिससे हमें पता चले कि अगर हमें कुछ चेंज करना हो। जैसे हमने पहले हमारी जो टाइपिंग में जो साइज छोटी थी, हमने उसे बड़ा कर दिया स्क्रीन, खास मोबाइल, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट जो है मोबाइल से पढ़ते हैं लगभग, तो उनके लिए जो है बड़ा दिखे, इसलिए जो है हमने उसे टाइप बड़ा किया है। और सभी स्टूडेंट जो है कमेंट को जो है ऑफ करके जो है स्क्रीन को दिखा कीजिए जब आपको पढ़ाया जाता है। जब आपको कोई उत्तर देना हो तो कमेंट ऑन कीजिए, या फिर स्क्रीन को आप टिल्ट कीजिए, उसमें भी जो कमेंट ऑप्शन आ जाता है साइड में, तो उस प्रकार से दिखे जिससे आपको जो है स्क्रीन बड़ी दिखेगी। और उसमें साथ ही साथ यूट्यूब ने जो जूम का ऑप्शन भी दिया है कि आप स्क्रीन को जो है पूरा जूम कर सकते हैं, बड़ा जितना आपको करना है, तो एक एक अक्षर भी आपको बड़ा बड़ा दिख जाएगा। ठीक है, सिंह जी ने भी आंसर किया है। ठीक है, सिंह जी ने आंसर किया है। आप ही बाकी जो स्टूडेंट है वो भी जो है आंसर कीजिए। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, डाउट हो तो। या फिर वॉइस सेशन में अगर किसी को कुछ पूछना हो वो भी बता सकता है, मैं वॉइस सेशन भी ऑन कर दूंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? सभी का धन्यवाद, जो भी हमारे स्टूडेंट क्लास में जुड़े हैं, आप सभी का धन्यवाद। रेखा जी, सिंह जी,
रजनीश जी और लक्ष्मी जी, पिंकी जी, जमाल जी, लक्ष्मी जी, पूजा जी, निधि जी, आस्था जी, जितने स्नेहा जी है, सभी जितने भी स्टूडेंट आज जो क्लास में जुड़े हैं, सभी का धन्यवाद, सभी को थैंक यू। सभी को एक फिर से जो है वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं। आपके बेटर हाफ के साथ आप जो है इस दिन को मनाइए, ठीक है। और दुनिया में जो है प्यार बांटिए सभी को, केवल प्रेमिका को नहीं, अपने माता पिता को, भाई बंधुओं को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोसियों को, रास्ते पर चलते हुए किसी गरीब अनाथ बच्चे को भी सहारा दीजिए। तो सभी में प्रेम बांटिए, अनजान को भी अच्छे से मिलिए, सभी से अच्छे से रहिए। जैसा आपका दृष्टिकोण होगा दुनिया भी आपके लिए वैसी होगी। अगर आप प्रेम लेकर चलेंगे तो आपको दुनिया प्यारी दिखेगी, अगर आप नफरत लेकर चलोगे तो आपको दुनिया भी नफरती निगाह से देखेगी। तो ठीक है, तो सभी का मूल्य यही है, प्रेम सभी का आधार है। तो आज उसी का दिवस है, तो इसे सेलिब्रेट कीजिए। और आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी को डाउट हो तो बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद धन्यवाद। तो आज क्लास हम खत्म करते हैं। थैंक यू।